पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि सन मून एम्पायर की सेना हार मानकर लौट जाती है, लेकिन जोंगली वू हुओ युहाओ पर अचानक हमला कर देता है। परंतु टांग वुतोंग बीच में आकर वह हमला खुद पर ले लेती है। अब आगे देखेंगे। हुओ युहाओ जहां था वहां से 5 किलोमीटर दूर एक घने झाड़ियों के बीच जोंगली वू ने एक जोरदार कराह भरी और उसके मुंह से खून निकल आया। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ चुका था। इस बार वह वाकई में बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। भले ही उसकी बीस्ट स्पिरिट उससे फ्यूज हो चुकी थी, लेकिन वह पूरी तरह से फ्यूजन नहीं था। उसकी स्पिरिट का सिर्फ एक हिस्सा जोंगली वू के शरीर से फ्यूज हुआ था। असल में उसने अपना मार्शल सोल, डेथ गॉड डीमन पपेट, वो यूहाओ के पास ही छोड़ा था। जोंगली वू को लगा था कि यह हमला करने का सबसे सही समय है, क्योंकि हो यूहाओ कमजोर हो गया था और उसकी गार्ड भी नीचे थी। उसका डेथ गॉड डीमन पपेट दिखने से कहीं ज्यादा खतरनाक था। भले ही उसे हुओ युहाओ के शरीर से निकाल दिया गया था, फिर भी वह डेड स्पिरिट्स की मदद से फिर से उस पर चिपकने में सक्षम था। सीधी भाषा में कहें तो जब भी हुओ युहाओ किसी इंसान को मारता था, उसके शरीर पर थोड़ी देर के लिए डेथ ऑरा छा जाती थी। लेकिन यह डेथ ऑरा ज्यादा देर तक नहीं रहती थी और कुछ ही समय में गायब हो जाती थी। लेकिन जोंगली वू का डेथ गॉड डीमन पपेट इसी डेथ ऑरा से चिपक सकता था। क्योंकि डेथ ऑरा बिना आकार और रूप के होती है, हुओ यूहाओ चाहकर भी उसे कभी महसूस नहीं कर सकता था, चाहे उसकी स्पिरिचुअल पावर कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। दूसरी तरफ जोंगली वू इसके सहारे आसानी से अचानक हमला कर सकता था। अगर हुओ यूहाओ अपनी पूरी ताकत पर होता तो यह सरप्राइज अटैक बिल्कुल सफल नहीं होता। वह अपनी सोल पावर से आसानी से उस इमोबिलाइजेशन को तोड़ देता, बल्कि वह तुरंत पलटकर हमला भी कर सकता था। लेकिन डेथ गॉड डीमन पपेट की विशेषता ही यह थी कि वह बिल्कुल सही समय पर हमला करता है। इतने सारे मुकाबलों के बाद हुओ युहाओ पहले से ही काफी थक चुका था और गोस्ट कार्विंग ब्लेड से उसने जो पागलपन भरा अटैक किया था, उससे उसकी लगभग सारी स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर खत्म हो चुकी थी। वरना वह एक क्लास 9 सोल इंजीनियर को इतनी आसानी से मारकर सबको चकित नहीं कर पाता। इस समय हुओ युहाओ बहुत ही कमजोर हो चुका था, इतना कमजोर कि जोंगली वू ने इसे हमला करने का सुनहरा मौका माना। और वास्तव में यह एक शानदार मौका था, क्योंकि वह अपने डेथ गॉड डीमन पपेट से हुओ युहाओ पर सफलतापूर्वक सरप्राइज अटैक कर पाया। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि चैलेंज खत्म होने के बाद हुओ युहाओ अकेला नहीं था। अब उसके साथी थे, दोस्त थे और सबसे ज्यादा तंग वुतोंग थी। तंग वुतोंग ने हुओ युहाओ के लिए जानलेवा वार अपने ऊपर ले लिया। इससे उसे थोड़ी सी महत्वपूर्ण समय मिल गई। और जब हुओ युहाओ ने उस काले शैडो पर अपनी मुट्ठी मारी, तो उसे इमोशंस की शक्ति के बारे में और गहरी समझ मिली। 3. अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स का प्रभाव तब खत्म हो गया था जब तांग वुतोंग फिर से हुओ युहाओ के पास लौट आई थी। लेकिन हुओ युहाओ साफ महसूस कर रहा था कि वह उसे खोने वाला है। उसी पल डोंगर के लिए उसके अंदर जो दर्द, दुख और तड़प थी, वह सारी भावनाएं उसके दिल में एक साथ फट पड़ी। उसके भीतर इमोशंस का जो बीज पहले से बोया गया था, आखिरकार अंकुरित हो गया। जो मुक्का उसने मारा, उसमें 3 अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स का सार था। और इमोशंस की शक्ति ने उसकी भावनाओं, स्पिरिचुअल पावर, सोल पावर और उसके दुख को एक ही मुक्के में समेट दिया। इसलिए वह डेथ गॉड डीमन पपेट को चकनाचूर कर पाया। अपने मार्शल सोल के नष्ट होते ही जोंगली वू ने अपने शरीर पर इसका सीधा दर्द और नुकसान महसूस किया। इस तरह की चोट से बचना असंभव था। उसका सोल पावर तुरंत 2 रैंक्स तक गिर गया और उसे पूरी तरह से ठीक होने में बहुत लंबा समय लगने वाला था। काले शैडो को मुक्का मारने के बाद हुओ युहाओ लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। फिर भी उसने टांग वुतोंग को छोड़ा नहीं। डेथ गॉड डीमन पपेट के मरने के बाद डेथ गॉड की शक्ति से बना छोटा डैगर भी टूटकर गायब हो गया। लेकिन उसके अंदर फैली हुई डेथ ऑरा अभी भी टांग वुतोंग के शरीर को भीतर से नुकसान पहुंचा रही थी। उसके शरीर की पर्पल गोल्ड चमक फीकी पड़ने लगी थी और उसका चेहरा बेहद सफेद हो गया था। हुओ युहाओ उसे देखते हुए दांत भींच रहा था। उसका पूरा शरीर तेजी से कांप रहा था। वुतोंग, वुतोंग। अचानक टांग वुतोंग के माथे से हल्की सुनहरी रोशनी निकली और उसके बाद वही सुनहरा ट्राइडेंट प्रकट हुआ जिससे हुओ युहाओ डरता था। ऐसा लग रहा था जैसे टांग वुतोंग के माथे पर तीसरी आंख उभर आई हो। और फिर वही गोल्डन हेयर्ड आदमी की छवि हुओ युहाओ के पीछे दिखाई दी। रोंग नियानबिंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एक ठंडी आवाज हुओ युहाओ और तांग वुतोंग के कानों में गूंजी। ये आवाज सिर्फ वही दोनों सुन सकते थे। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस अपने लिए एक सक्सेसर ढूंढ रहा हूं और मुझे लगता है युहाओ बहुत योग्य है।
वह खुद से और अपने आसपास के लोगों से ईमानदार है। सबसे जरूरी बात, वह एक अच्छा लड़का है और उसने मेरी इमोशंस की शक्ति को समझना भी शुरू कर दिया है। अगर वह ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही वह मेरी जगह लेने के लिए पूरी तरह से योग्य हो जाएगा। रॉन्ग नियन बिंग, तुम्हें पता नहीं कि मैंने पहले ही उसे चुना हुआ है? ठंडी आवाज फिर गूंजी। मुझे सच में नहीं पता था, हालांकि मैं उसे देख रहा था और तुम्हें उसके साथ बर्ताव करते हुए भी देखा है। लेकिन मैंने सिर्फ यही देखा कि तुम उसे तंग कर रहे हो। तुमने उसे कभी कोई मार्गदर्शन नहीं दिया। दूसरी तरफ, मैंने तो अपनी गॉडली सीड उसे दे भी दी है। मैं तो बस यही कह सकता हूं कि माफ करना। तुम बहुत देर कर रहे थे ब्रदर टैंग। तुम। ठंडी आवाज वाला व्यक्ति रोंग नियनबिंग की बातों से गुस्से में भर गया था। इसी पल हुओ युहाओ के लिए और सहना मुश्किल हो गया। चक्कर आने से उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया, लेकिन वह टांग वूतोंग को पकड़े हुए ही बेहोश हो गया और दोनों एक साथ गिर पड़े। गॉड रेल्म में सफेद बादल ऊंचे पहाड़ों को ढक रहे थे, जो गॉड रेल्म को चारों तरफ से घेरे हुए थे। पूरा वातावरण एक रहस्यमयी स्पिरिचुअल ऑरा से भरा हुआ था और हवा में किसी अद्भुत खुशबू की महक थी। एक पहाड़ की चोटी पर दो लोग खड़े थे। वहां उनके अलावा कोई और नहीं था। एक व्यक्ति लंबे नीले चोगे में था। उसके लंबे नीले बाल जमीन को छू रहे थे। उसके हाथ में सुनहरी ट्राइडेंट थी, जो चमकदार गोल्डन लाइट फैला रही थी। दूसरा व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। वह सफेद शेफ्स आउटफिट में था, बस उसकी टोपी गायब थी। वह हाथ बांधे हुए आराम से खड़ा था। रोंग नियनबिंग, अगर तुमने आज मुझे एक ठीक ठोस वजह नहीं दी तो यहां से जाने की कोशिश भी मत करना। नीले बालों वाला आदमी गरजा। रोंग नियनबिंग मुस्कुराया और बोला, तंगसान, क्या तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते? इतने अच्छे पोटेंशियल वाला कोई इंसान ढूंढना आसान नहीं होता, जैसा कि हुओ यू हाओ है। अब जब मैंने उसे ढूंढ ही लिया है, तो मैं उसे ऐसे कैसे जाने दूं? और शायद मैंने तुम्हारी नीयत को गलत समझ लिया। तुम उसे अपनी बेटी के करीब आते देख रोकते रहते थे। यह देखकर तो मुझे लगा कि तुम उसे पसंद ही नहीं करते। उसकी हालत देखकर तो मुझे उस पर तरस भी आ गया। और जहां तक मेरी बात है, मैंने तो अपना गॉडली सीट उसे दे भी दिया है। अब वह तुम्हारी बेटी के लायक भी हो गया। आखिर मैं भी एक टियर 1 गॉड हूं। भले ही मैं तुम जैसे एनफोर्सर जितना महान नहीं हूं, लेकिन मेरा गॉडली सीट भी कम नहीं है। तुम। तांगसान की नजरें रोंग नियनबिंग पर जम गईं। रोंग नियनबिंग, क्या तुम यह कहने की हिम्मत करते हो कि तुम्हें मेरी नीयत पता नहीं थी? हम एक दूसरे से झूठ मत बोलें। अगर तुम अभी अपना गॉडली सीट वापस ले लेते हो तो मैं यह बात यहीं खत्म कर दूंगा, वरना फिर मैं विनम्र नहीं रहूंगा। रोंग नियनबिंग ने अपने हाथ सिर के पीछे कर लिए और बोला, बस करो। ये नाटक मुझ पर मत करो। मुझे तुम्हारा स्वभाव पता है। तुम अच्छे इंसान हो और गॉड रेल्म के नियमों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। और क्योंकि मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों ना तुम किसी और सक्सेसर को ढूंढ लो? टैंगसान ठंडी आवाज में बोला, कहना आसान है, तुम ही बताओ मैं और कहां ढूंढूं ऐसा इंसान? क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई भी मेरा गॉडली सीट संभाल सकता है? इतने सालों में तुम सब और आलसी हो गए हो। पूरा बोझ मुझ पर ही डाल दिया है। अगर गॉड रेल्म अभी अस्थिर न होता और मुझे हुओ यूहाओ पर नजर रखने का समय कम न करना पड़ता, तो तुम्हें उसे चुराने का मौका ही नहीं मिलता। रोंग नियनबिंग बोला, मेरा गॉडली सीट वापस लेना अब असंभव है। यह लड़का इमोशंस की शक्ति को समझने लगा है। अगर मैं अब इसे उससे ले लूं, तो यह उसे हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा देगा। उसका विकास रुक जाएगा और तब तुम भी उससे अपने गॉडली सीट का उत्तराधिकारी नहीं बनवा पाओगे। लेकिन हां, मैं मानता हूं मेरी भी गलती है। ऐसा करते हैं, जब तक हुओ यूहाओ सच में एक गॉड बनने के योग्य नहीं हो जाता, तब तक मैं गॉड रेल्म में तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां बांट लूंगा। और वह मेरी जगह लेने लायक हो जाए, तभी मैं यात्रा पर जाऊंगा। कैसा रहेगा? तंगसान ने एक लंबी सांस ली और हल्की कड़वी मुस्कान आई। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तो बस आजादी चाहता हूं? रोंग नियनबिंग ने कहा। और क्या मैं भी यही नहीं चाहता? गॉड रेल्म तो काइंडनेस और ईविल के भागने के बाद से ही अस्थिर है। उन दो शेमलेस गॉड किंग्स के भाग जाने के कारण ही तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। काइंडनेस और ईविल का नाम सुनते ही टेंगसान का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। रोंग नियनबिंग, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। यह सच है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन याद रखना, अब जब तुमने हुओ युहाओ को मुझसे छीन लिया है, तो मैं उसे अपना सक्सेसर नहीं मानूंगा। और तुम जानते हो कि वूतोंग मेरी बेटी है। मैं यह सुनिश्चित कर दूंगा कि वह इतनी आसानी से उसके साथ नहीं रह पाएगा। रोंग नियनबिंग यह सुनकर चौंक गया। तुम गंभीर हो? टेंगसान, तुम उसके लिए और मुश्किलें खड़ी करने जा रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, ज्यादा मत बढ़ जाना।
टैंगसान ने गुस्से में अपनी स्लीव झटकी और आसमान की ओर उड़कर बादलों में गायब हो गया। रोंग नियनबिंग का चेहरा परेशानी से भर गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, यू हाओ, यू हाओ, ये नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। मेरे पास कोई तरीका ही नहीं बचा। तुमने टैंगसान की बेटी से प्यार किया है, अब इसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन मानना पड़ेगा, टैंगसान की नाक के नीचे से यह सब छीनने में मजा तो बहुत आया। हा 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 हा। टैंगसान, क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? रोंग नियानबिंग ने जो किया है वह बर्दाश्त से बाहर है। श्यावू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे हार गया? अगर मैंने हुओ युहाओ की ऑरा पर लगी हुई अपनी सील नहीं खोली होती, तो क्या रोंग नियनबिंग उसे महसूस भी कर पाता? क्या? तो तुमने यह जानबूझकर किया? क्यों? क्या तुम नहीं चाहते थे कि हुओ युहाओ तुम्हारा गॉडली सीट विरासत में ले? उसके लिए वही गॉडली सीट सही है जो उससे सबसे ज्यादा मेल खाता है। रोंग नियानबिंग का गॉडली सीट उसके लिए ज्यादा उपयुक्त है। इसका मतलब है कि मैं अपना गॉडली सीट अभी किसी को नहीं दे पाऊंगा। गॉड रेल्म पहले से ही अस्थिर है और लगता है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने आसमान से संकेत पाए हैं, भले ही मुझे ठीक ठीक पता नहीं कि क्या होगा। और अब जब दो गॉड किंग्स गायब हैं, मुझे यह गॉडली सीट संभाल कर रहना होगा ताकि इस समस्या को रोका जा सके। लगता है हमें अपनी यात्रा की योजनाएं टालनी होंगी। माफ करना, ऐसी बात मत कहो। जब तक हम साथ हैं मैं खुश हूं। जब हुओ यूहाओ गहरी बेहोशी से फाइनली जागा, तब रात का आसमान सितारों से भरा हुआ था। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी दर्द भरी थकान थी, लेकिन उसी के साथ उसके अंदर जैसे एक नई ऊर्जा भी जाग रही थी। हुओ यूहाओ की वाइटैलिटी वापस आ चुकी थी और उसके मन व शरीर दोनों की हीलिंग शुरू हो चुकी थी। उसकी सोल पावर घूमने लगी और अंदर झांकते ही उसे महसूस हुआ कि उसके यिन यांग इक्विलिब्रियम सोल कोर्स बेहद स्थिरता के साथ घूम रहे थे। इसके अलावा उसके दोनों सोल कोर्स पहले से और ज्यादा मजबूत हो चुके थे। जब उसके यिन यांग इक्विलिब्रियम सोल कोर्स पहली बार बने थे, तब सोल पावर के छोटे छोटे वर्लपूल्स बहुत असमान थे। वे उसके सांस, सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर की हर हलचल के साथ बदलते थे। लेकिन अब उसके सोल कोर्स बदल रहे थे। दोनों सोल कोर्स की टक्कर से जो छोटे छोटे वर्लपूल्स बनते थे, वे सभी एक ही आकार के थे। और पहले वाला, उसका सबसे बड़ा वर्लपूल भी अभी की सोल पावर के सामने कुछ नहीं था। हर वर्लपूल बेहद स्थिर था और उसकी सोल पावर सुनहरी और नीली दोनों रंगों में घनी होकर मौजूद थी। उसकी स्पिरिचुअल पावर और अल्टीमेट आइस भी एक साथ मौजूद थे। हालांकि उसका शरीर और दिमाग अभी भी थके हुए थे, लेकिन उसकी सोल पावर पूरी तरह से पीक पर पहुंच चुकी थी। और उसकी सोल पावर में इतनी साफ बढ़ोतरी थी कि साफ दिख रहा था, उसकी कल्टीवेशन एक बार फिर बढ़ चुकी थी। यह सब उसके अपनी लिमिट्स तक खुद को धकेलने का नतीजा था और उसके ड्यूअल सोल कोर्स अब धीरे धीरे एकाकार होकर पक्के रूप ले रहे थे। उसका 1 वर्सेस 10 वाला दांव बेकार नहीं गया था, बल्कि उसने उसके असली लक्ष्य को पूरा किया था। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट सिर्फ एक पल की थी। उसे अचानक सब याद आ गया, बेहोश होने से ठीक पहले क्या हुआ था। उसी क्षण वह लगभग उछलकर उठ खड़ा हुआ और बिस्तर से कूद गया। वूटोंग कैसी है? वह कहां है? एक ही विचार के साथ उसकी स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ फैल गई और उसे तुरंत महसूस हुआ कि वह सी गॉड्स पवेलियन में वापस है और तांग वुतोंग उसके कमरे से ज्यादा दूर नहीं थी। हुओ युहाओ जितनी तेजी से दौड़ सकता था, उतनी तेजी से वुटोंग के कमरे की ओर भागा। कमरे में तंग वुतोंग लेटी हुई थी और उसके बिस्तर के पास स्याओ स्याओ बैठी थी और उसका ध्यान रख रही थी। वहां कोई और नहीं था। हुओ युहाओ के अंदर आते ही स्याओ स्याओ ने तुरंत अपने होठों पर उंगली रखकर उसे शांति से रहने का इशारा किया। हुओ युहाओ के मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। अब वह पूरी तरह होश में था। स्याओ स्याओ, वह कैसी है? हुओ युहाओ ने धीमे से पूछा। स्याओ स्याओ ने धीरे से सिर हिलाया, फिर उठकर उसे कमरे के बाहर ले आई। जैसे ही वे बाहर आए, उसने हुओ यूहाओ की ओर जटिल नजरों से देखा। उनके इस जनरेशन की श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स में हुओ यूहाओ और तांग वूतोंग का रिश्ता सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला था। यहां तक कि उनका सबसे बड़ा सीनियर ब्रदर भी अब शाओया के साथ वापस आ चुका था। यूहाओ, तुम्हें शांत रहना होगा। श्याओ श्याओ को साफ पता था कि यूहाओ वूटोंग से कितना प्यार करता है। हुओ यूहाओ का दिल एक पल को रुक सा गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं शांत हूं। तुम बस इतना बताओ, क्या वूटोंग अभी भी जिंदा है? शाओ शाओ बोली, वूटोंग की हालत ठीक नहीं है। एल्डर ज़ुआंग ने उसे देखा है। उसके शरीर में डेथ ऑरा घूम रहा है और उसकी सोल पावर उसे हटाने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। वह डेथ ऑरा उसकी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों के साथ मिल चुका है।
और उसी ने उसकी कॉन्शियसनेस को बंद कर दिया है। इसी वजह से वह कोमा में है। अभी कोई भी इस डेथ ऑरा को बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसके शरीर को गंभीर नुकसान हो सकता है। अब उसे सिर्फ अपनी खुद की विल पावर पर भरोसा करना होगा। जब उसकी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर मिलकर इस डेथ ऑरा को बाहर निकाल पाएंगे, तभी वह ठीक हो पाएगी। यह सुनकर हुओ यूहाओ के होंठ कस कर भींच गए। पहले भी वांग डोंगर कोमा में गई थी, जब वह उसे क्लियर स्काई सेक्ट में छोड़कर आया था, और अब वूटोंग भी कोमा में थी। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा था? अगर वह उसे फिर से उसी हाल में क्लियर स्काई सेक्ट के 2 लीडर्स के पास ले गया, तो वह उनके सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। शाओ शाओ ने धीरे से कहा, तुम दोनों 3 दिन से बेहोश थे। चिंता मत करो, युहाओ, वह जरूर ठीक हो जाएगी। हुओ युहाओ ने पूछा, क्या पिछले 3 दिनों में उसके अंदर का डेथ ऑरा थोड़ा भी कम हुआ है? शाओ शाओ झिझकी, लेकिन आखिर में झूठ नहीं बोल पाई और धीरे से सिर हिला दिया। यह देखकर हुओ युहाओ ने आंखें बंद कर लीं, जैसे सब कुछ भीतर ही भीतर टूट रहा हो। वह तेजी से कमरे में वापस गया और तांग वुतोंग के बिस्तर के पास घुटनों के बल गिर गया। उसने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए। टैंग वुतोंग के हाथ बिल्कुल ठंडे थे और उसका खूबसूरत चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसमें एक भी हल्की सी लालिमा नहीं थी और उसकी लाइफ एनर्जी बेहद कमजोर थी। हुओ युहाओ ने अपनी सोल पावर की एक बेहद हल्की धारा उसके शरीर में भेजी और तुरंत समझ गया कि चाओ स्याओ क्या कह रही थी। वह बिल्कुल सही थी। इस समय वुटोंग को कोई भी बचा नहीं सकता था। तंग वुतोंग की सोल पावर पूरी तरह बिखरी और अस्त व्यस्त थी। उसकी पर्पलिश गोल्डन सोल पावर पर ग्रेश ब्लैक की परतें थीं और यह डार्क ओरा उसकी सोल पावर के साथ साथ उसकी नसों तक में घुस चुकी थी। शुक्र था कि किसी खास शक्ति ने उसके अंगों और महत्वपूर्ण हिस्सों की रक्षा की हुई थी, वरना यह डेथ ओरा अभी तक उसकी जान ले चुका होता। हुओ युहाओ ने तुरंत समझ लिया कि वह अभी टेंग वुतोंग का इलाज नहीं कर सकता। उसकी मौजूदा ताकत के साथ यह असंभव था। सबसे बेहतर विकल्प था उसे क्लियर स्काई सेक्ट वापस ले जाना। सिर्फ वही 2 लीडर्स उसके कल्टीवेशन को सबसे अच्छी तरह समझते थे और वही जानते थे कि उसे कैसे ठीक किया जाए। लेकिन अगर मैं उसे फिर से इस हालत में लेकर वहां जाऊंगा, मैं उनका सामना कैसे करूंगा, उसने सोचा। पर फिर भी उसे पता था कि उसे जाना ही होगा। खुद के बारे में सोचना अब बेकार था। सबसे जरूरी था तंग वुतोंग का ठीक होना। उसने तुरंत फैसला कर लिया। वह पहले जैसा नहीं था। भले ही उसका दिल दर्द से भरा हुआ था, फिर भी वह खड़ा हुआ, मजबूत होकर। सिर्फ दुख में डूबे रहना कमजोरी थी और उसे मजबूत बनना था। शाओ शाओ, क्या मैं तुम्हें इस समय उसके पास रहने के लिए कह सकता हूं? मुझे उसे इलाज के लिए ले जाने से पहले कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। शाओ शाओ ने सिर हिलाया, चिंतित लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, चिंता मत करो। एल्डर शुएन ने मुझे सी गॉड्स पवेलियन में रहने की इजाजत दी है, ताकि मैं वूटों का ध्यान रख सकूं। तुमने इस बार अकादमी के लिए इतना कुछ किया है। तुम आराम से अपना काम करो। हमें जो कर पाना होगा, हम पूरी ताकत से करेंगे। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि वह ठीक हो जाए। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल आया। एल्डर शुआन, यान शाओजे और शियन लिनर पहले से ही बाहर इंतजार कर रहे थे। एल्डर शुआन, हुओ युहाओ की आवाज हल्की सी कांप रही थी जब उसने उन्हें देखा। उसके दिल का दर्द फिर से उभर आया। एल्डर शुआन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दुखी मत हो युहाओ। हमें माफ करना कि हम तुम्हें और वूटों को बचा नहीं पाए। युहाओ ने सिर हिलाया। एल्डर शुआन, क्या सन मून एम्पायर की सेना पीछे हट चुकी है? एल्डर शुआन ने जवाब दिया, हाँ, वे जा चुके हैं और ऐसा लगता है कि वे हेवनली सोल एम्पायर के पुराने क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। उसके बाद वे कहां जाएंगे, यह फिलहाल पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब तरफ कड़ी निगरानी लगा रखी है। युहाओ बोला, हमारी डील के अनुसार वह जूजी फिलहाल अकेले ही अकादमी से दूर रहेगी। एल्डर शुआन, मुझे आपको कुछ चीजें देनी हैं जो अकादमी को पूरी सुरक्षा देंगी। और क्या आप स्टार लुओ एम्पायर और डाउलिंग एम्पायर के एलीट सोल्जर्स को कह सकते हैं कि वे जल्दी से अपने अपने देश लौट जाएं, ताकि वे सन मून एम्पायर की इन्वेजन का सामना करने की तैयारी कर सकें। सन मून एम्पायर को इस बार भारी नुकसान उठा पड़ा है। मैंने उनकी एक बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन नष्ट कर दी है और उनके कई क्लास 9 सोल इंजीनियर्स युद्ध में मारे गए हैं। होली गोस्ट चर्च भी बुरी तरह छोटिल है और उन्हें भी फिर से उभरने में समय लगेगा। एल्डर श्वान ने वह स्टोरेज रिंग लिया जो युहाओ ने उन्हें दिया था। यह क्या है? युहाओ बोला, इसमें क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स हैं, जिन्हें मैंने इंपीरियल ड्रैगन लीजन के कमांडर से छीना था, और कुछ और सोल टूल्स भी हैं। अंदर कुल मिलाकर 15 क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स हैं।
अगर इन्हें एक साथ चलाया जाए तो हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका खत्म हो जाएगा। ये कैनन शेल्स अकादमी की सुरक्षा के लिए काफी हैं। एल्डर श्वान ने लंबी सांस ली। युहाओ ने वास्तव में अकेले ही अकादमी की एक बड़ी समस्या हल कर दी थी। इन कैनन शेल्स के साथ अब श्रेक एकेडमी को स्टार लुओ और डूलिंग एम्पायर की सेनाओं की जरूरत नहीं थी। वे सीधे सन मून एम्पायर के खिलाफ अपनी सेना भेज सकते थे। और ऊपर से, भले ही युहाओ का 1 वर्सेस 10 बैटल पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसने 7 जीत हासिल की। उसने उनके कई टॉप पावर हाउसेस को घायल कर दिया और सन मून एम्पायर के मनोबल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। उनकी सेना कुछ समय के लिए पीछे हटने पर मजबूर हुई। युहाओ, तुम आगे क्या करने वाले हो? वूटों की हालत। यान शाओजे की आवाज भारी हो गई। युहाओ बोला, डीन यान, मैं पहले सिस्टर शाओताओ का इलाज करना चाहता हूं। उसके बाद मैं वूटों को इलाज के लिए ले जाऊंगा। सिर्फ उसका परिवार ही जानता है कि उसे कैसे ठीक किया जाए। पता नहीं मैं वापस कब आऊंगा, लेकिन उम्मीद है आप सब मुझे माफ करेंगे। वूटों की जान मेरे लिए सब कुछ है। सियन लिनर बोली, तुम बहुत अच्छे लड़के हो युहाओ। जो करना है करो। मुझे तुम्हारी साहसी और सच्ची नेचर हमेशा पसंद आई है। तुमने अकादमी के लिए बहुत कुछ कर दिया है। एल्डर श्वान ने एक बार फिर उसके कंधे पर हाथ रखा। इस लड़ाई के बाद तुम्हारी प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो गई है। जैसे ही वूटों की हालत ठीक हो, तुरंत वापस आना। अकादमी को तुम्हारी जरूरत है। हाँ, मैं वूटों की हालत स्थिर होते ही वापस आ जाऊंगा। युहाओ ने एल्डर श्वान और दोनों डीन्स को प्रणाम किया और सीए गोड्स पैविलियन से बाहर निकल गया। उसने गोल्डन ट्री के सामने फिर से सिर झुकाकर प्रणाम किया और थोड़ी दूरी पर जाकर मंत्र पढ़ते ही उसकी स्पेक्ट्रल गेट खुल गई। एल्डर श्वान और दोनों डीन्स चुपचाप देखते रहे। जैसे ही वह विशाल काला दरवाजा खुला और हुओ युहाओ उसके अंदर गायब हो गया, यन शाओजे ने धीरे से आह भरी। वह सच में बड़ा हो गया है। इतनी मुश्किल हालत में भी उसे पता है कि उसे क्या करना है। मैं उसकी उम्र में उसके जैसा बिल्कुल नहीं था। सियन लिनर ठंडे स्वर में हंसी, खासकर जहां बात तुम्हारी भावनाओं की हो। यान शाओजे की आंखें झपकीं, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। इस विषय पर वह कभी भी सियन लिनर से बहस नहीं जीत सकता था। एल्डर शुआन ने कहा, शाओजे, तुरंत तीनों एम्पायर्स के कमांडर्स को बुलाओ। हम तुरंत एक मीटिंग करेंगे ताकि सन मून एम्पायर के खिलाफ सही रणनीति बना सकें। वे पीछे हटे हैं, इसलिए हम थोड़ी राहत ले सकते हैं, लेकिन आगे हमें सही कदम उठाना जरूरी है, वरना वॉर गॉड एम्प्रेस हमें फिर से चौंका देगी। स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन के अंदर हुओ युहाओ अपनी स्पेक्ट्रल गेट से एक चमक के साथ बाहर निकला, लेकिन बाहर आते ही उसे हैरानी हुई, क्योंकि दूर एक आग का समंदर फैला हुआ था। पीड़ादायक चीखें और गुस्से भरी दहाड़ें हवा में गूंज रही थीं, जबकि अनडेड ऑरस लगातार उस आग के समंदर के अंदर और उसके आसपास फट रहे थे। हुओ युहाओ इस स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन का मालिक था, और वह साफ महसूस कर सकता था कि पूरे डेमीप्लेन की अनडेड ऑरा कम से कम 10% तक घट चुकी थी। आखिर ऐसा कौन सा विनाशकारी बल था जिसने यह कर दिया? युहाओ जोर से चिल्लाया और जमीन पर पैर टिकाकर आसमान की ओर उड़ा। उसकी बढ़ती हुई अल्टीमेट आइस की शक्ति चारों ओर फैलने लगी। तापमान तेजी से गिर गया और उसके चारों ओर बड़े बड़े बर्फ के फाहे नाचने लगे। ऊपर से देखने पर उसे ज्यादा साफ दिखा। एक जगह के 5 किलोमीटर के दायरे में हर चीज आग में डूबी हुई थी। शुक्र था कि जब हो युहाओ ने मां श्याओताओ को स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में रखा था, तब उसने सोल इंजीनियर लीजेंस के कैंप के पास की जगह नहीं चुनी थी, वरना उनके सारे रिसोर्सेज जलकर खाक हो जाते। मां श्याओताओ जमीन पर एक जंगली जानवर की तरह इधर उधर दौड़ रही थी, और जहां भी जाती अनडेड क्रीचर्स राख बन जाते। मां श्याओताओ की अल्टीमेट फायर भले ही पूरी तरह शुद्ध न थी, लेकिन उसकी विनाशकारी ताकत बहुत ज्यादा थी। अनडेड क्रीचर्स होली ऑरा से नहीं डरते थे, लेकिन उसकी अल्टीमेट फायर से बेहद डरते थे। हर तरह के अनडेड क्रीचर्स उसकी आग के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। खुशकिस्मती से मां शाओताओ की जबरदस्त आग ने स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में मौजूद कई आइस ड्रैगन को भड़का दिया था। वे सभी मिलकर किसी तरह उसकी पागलपन भरी तबाही को रोक रहे थे। हो युहाओ ने अपना माथा पकड़ा। एयरबाई साफ तौर पर पास नहीं था, क्योंकि वह जांगशी आइस बेयर किंग को अपने साथ वापस नहीं लाया था जब वह बेहोश हुआ था। अगर वह होता, तो वह बाकी अनडेड क्रीचर्स को कंट्रोल करके मां श्याओताओ को इतना विनाश करने नहीं देता। हुओ युहाओ ने स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस का उपयोग किया, और उसकी लंबी चीख दूर तक फैल गई। वह इस जगह का शासक था, और अनडेड क्रीचर्स ने लंबे समय पहले ही उसे स्वीकार कर लिया था। आइस ड्रैगन्स स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन के सबसे ताकतवर अनडेड क्रीचर्स थे, बेशक अरबाई को छोड़कर।
इन आइस ड्रैगन्स की ताकत लगभग एक टाइटल्ड दुलुओं के बराबर थी और 3 आइस ड्रैगन्स मिलकर किसी तरह मां श्याओताओ को रोक पा रहे थे। वे सब घायल थे और हुओ युहाओ की आवाज सुनकर तुरंत उसकी मदद मांगते हुए दहाड़े। मां श्याओताओ ने हवा में मौजूद हुओ युहाओ की ऑरा महसूस कर ली और उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया। उसकी गहरी लाल आंखें तुरंत पागलपन और नफरत से भर उठीं। जब दुश्मन सामने आ जाता है तो आंखों में सिर्फ क्रोध दिखता है। हुओ युहाओ उसे पहले यहां छोड़ गया था और थोड़ी सी रिकवरी के बाद वह आसपास सब कुछ नष्ट करने लगी थी। होली गोस्ट चर्च ने उसके शरीर और आत्मा में हत्या की भावना बहुत गहरी छोड़ दी थी। हुओ युहाओ को देखते ही मां शाओताओ गुस्से से चिल्लाई, उसके फीनिक्स विंग्स खुले और वह एक टूटते तारे की रफ्तार से उसकी ओर बढ़ गई। हवा में ठहरे हुओ युहाओ ने तुरंत स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस का प्रहार किया। बर्फ और तूफानी हवाओं का विशाल भंवर बनकर मां श्याओताओ की ओर लपका। उसका मन अभी भी थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसके यिन यांग इक्विलिब्रियम सोल कोर्स की पुनर्स्थापना क्षमता ने उसकी सोल पावर को पूरी तरह भर दिया था। ऐसी हालत में मां श्याओताओ कैसे उसे टक्कर दे पाती? हुओ युहाओ की अल्टीमेट आइस ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। मां श्याओताओ एक छोटे कीट की तरह बर्फीले तूफान में फंस गई। वह बहुत देर से लड़ रही थी और उसका सोल पावर खत्म होने के कगार पर था। हुओ युहाओ के अल्टीमेट आइस से उसकी सोल पावर दबती गई और वह लगातार सोल पावर खर्च कर रही थी जब तक कि उसका सोल पावर लगभग खत्म नहीं हो गया। गुस्से और पागलपन में वह अपना सोल कोर भी विस्फोट करना चाहती थी, लेकिन हुओ युहाओ समय रहते आगे बढ़ा और स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस से उसे पूरी तरह इमोबिलाइज कर दिया। हुओ युहाओ उसे वापस जमीन पर लाया। उसके जमे हुए शरीर और उग्र चेहरे को देखकर उसने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें निराश किया सिस्टर। मैं तुम्हें पहले नहीं बचा पाया, इसलिए तुम आज ऐसी हालत में हो। हुओ युहाओ ने धीरे से अपने हाथ फैलाए और मां श्याओताओ को हल्के से गले लगा लिया। डिमोनिक गॉड्स ब्लेड से लगी उसकी चोटें उसकी जीवन ऊर्जा की वजह से पूरी तरह भर चुकी थीं। हुओ युहाओ की अल्टीमेट आइस धीरे धीरे उसके शरीर में समा गई और उसकी अंदर जल रही ईविल फायर को दबाने लगी। मां श्याओताओ का सोल कोर धीमी गति से उसकी सोल पावर वापस बनाना शुरू कर रहा था, लेकिन हुओ युहाओ की अल्टीमेट आइस ने उसकी रिकवरी को रोक दिया। उसने मां श्याओताओ को पैरों को मोड़कर बैठाया और खुद उसके सामने बैठ गया। कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन से उसने उसके हाथ अपने हाथों में खींचे और धीरे धीरे अपनी अल्टीमेट आइस सोल पावर, जो बेहद शुद्ध थी और जिसमें स्पिरिचुअल पावर का मिश्रण था, उसके शरीर में प्रवाहित की। हुओ युहाओ की सोल पावर उसके पैसेजवेज में प्रवेश की और उसके दिल में दर्द उठ गया। मां श्याओताओ की स्थिति टंग वूतोंग से अलग थी। वूतोंग का पूरा शरीर डेथ ऑरा से सड़ चुका था, जबकि मां श्याओताओ के अंदर ईवल ची भरा हुआ था। उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर थी, लेकिन उसका शरीर, हड्डियां और अंग सालों से ईवल ची से क्षतिग्रस्त थे। सबसे मुश्किल बात यह थी कि वह ईवल ची उसके स्पिरिचुअल सी तक घुस चुकी थी। पहले जब हो युहाओ ने उसे ठीक करने की कोशिश की थी, वह बहुत कमजोर था। तब वह सिर्फ अल्टीमेट आइस से उसे दबा पाता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसकी स्पिरिचुअल पावर अब बेहद विशाल थी। हुओ युहाओ ने उसकी ईवल फायर को दबाया और धीरे धीरे हर धागे की तरह ईवल की को बाहर निकालने लगा, जैसे कोई शरीर से झोंक खींचकर निकालता है। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन जैसे ही उसने एक मंत्र का जाप शुरू किया, प्यूरिफिकेशन की शक्ति उसके शरीर में फैलने लगी और ईवल की नरम पड़ गया। यह साफ किया जा रहा था। अल्टीमेट आइस, स्पिरिचुअल पावर और प्यूरिफिकेशन पावर, तीनों के इस्तेमाल से वह मां श्याओताओ के शरीर के हर हिस्से को साफ कर रहा था, जबकि उसकी फायर टाइप सोल पावर को सुरक्षित रख रहा था। मां श्याओताओ पहले से ही थक चुकी थी, जो फायदेमंद था। उसकी सोल पावर कम थी और हुओ युहाओ ने उसकी रिकवरी रोक दी थी, जिससे वह सीधे उसके शरीर पर ध्यान दे सका। उसे पूरा ईवल कुई निकालने में 12 घंटे लगे। अब उसकी स्पिरिचुअल सी की बारी थी। मां श्याओताओ तभी सच में जाग सकती थी जब उसकी स्पिरिचुअल सी का ईवल ची भी निकल जाए। यह सबसे कठिन काम था। किसी की स्पिरिचुअल सी कितनी जटिल होती है, यह कल्पना करना भी मुश्किल है, और ऊपर से दोनों शक्तियां एक दूसरे की दुश्मन थीं। कुछ देर सोचा और आखिरकार हुओ युहाओ ने एक जोखिम भरा तरीका चुन लिया, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा था। उसकी स्पिरिचुअल सी लगातार ईवल की पैदा कर रही थी। अगर इसे साफ नहीं किया गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने अपने विचार स्थिर किए और मां श्याओताओ की स्पिरिचुअल सी पर स्पिरिचुअल डिस्पोजेशन इस्तेमाल किया।
स्पिरिचुअल डिस्पोजेशन किसी भी व्यक्ति की स्पिरिचुअल डिफेंस को तुरंत शून्य कर देता है। उसके बाद उसकी कोई भी रक्षा काम नहीं करती। इसके तुरंत बाद हुओ युहाओ ने स्पिरिचुअल ब्लास्ट का उपयोग किया। उसने इसे सिर्फ 50% ताकत से इस्तेमाल किया था। मां श्याओताओ की स्पिरिचुअल सी जोर से कांप उठी। उसी मौके पर उसने प्यूरिफिकेशन पावर वाली स्पिरिचुअल पावर की एक पतली धारा उसकी स्पिरिचुअल सी में पहुंचा दी। मां श्याओताओ की स्पिरिचुअल सी पूरी तरह गहरे लाल रंग की थी। अगर हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी सुनहरे समुद्र जैसी थी, तो उसकी समुद्र उबलते हुए लावा जैसी थी। जैसे ही वह प्यूरिफिकेशन की धारा अंदर गई, लावा उबल उठा। एक हिस्से का लाल रंग सुनहरा हो गया और तुरंत ही वह लावा हुओ युहाओ की शक्ति पर हमला करने लगा। यह असर कर रहा है। हुओ युहाओ ने तुरंत समझ लिया और अब पीछे नहीं रुका। उसने प्यूरिफिकेशन की पूरी शक्ति उंडेल दी। हल्की सफेद रोशनी उसकी स्पिरिचुअल सी के बड़े हिस्से पर फैल गई और ईविल की से लड़ने लगी। हुओ युहाओ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगली मां श्याओताओ की भौहों के बीच रख दी। फिर लगातार प्यूरिफिकेशन पावर उसकी स्पिरिचुअल सी में भेजता रहा। उसकी स्पिरिचुअल पावर मां श्याओताओ की रक्षा कर रही थी, इसलिए प्यूरिफिकेशन उसकी चेतना को चोट नहीं पहुंचा सकता था। ऊपर से उसका नियंत्रण बेहद सटीक था। वह स्पिरिचुअल सी के कोर हिस्सों को निशाना बना रहा था ताकि प्यूरिफिकेशन अंदर से बाहर फैले और पहले ही जरूरी हिस्सों को न छुए। समय गुजरता गया और मां शाओताओ के विकृत चेहरे की अभिव्यक्ति धीरे धीरे मिटने लगी। उसका काला और डरावना चेहरा रंग और जीवंतता वापस पाने लगा। ईविल की बूंद बूंद निकल रहा था। इस दौरान हो यूहाओ एक भाप भरी भट्टी जैसा दिख रहा था। उसके शरीर से लगातार धुंध और भाप उठ रही थी। उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी मजबूत थी कि किसी भी अल्टीमेट डुलुओ के बराबर थी। कोई और उसकी जगह होता तो कब का टूट जाता। हुओ युहाओ को बार बार स्पिरिचुअल डिस्पोजेशन करना पड़ रहा था ताकि प्यूरिफिकेशन अंदर जाता रहे। मां श्याओताओ की सोल पावर उसका सोल कोर धीरे धीरे फिर बना रहा था, लेकिन उसमें थोड़ी ईविल ची बाकी थी, हालांकि वह बहुत हल्की थी। और फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि हुओ युहाओ ने उसकी स्पिरिचुअल सी सील कर रखी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर दर्द के भाव आते जाते थे। आखिरकार हुओ युहाओ की प्यूरिफिकेशन पावर ने उसकी स्पिरिचुअल सी से आखिरी कड़ी ईविल सी भी निकाल दी। उसने गहरी सांस ली और अपनी उंगली वापस उसके हाथ पर रख दी। फिर अल्टीमेट आइस सोल पावर उसके शरीर में बहाई। ठंडी बर्फीली शक्ति के झटके से मां शाओताओ हल्के से कांपी और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।